एक गांव में एक बूढ़ा जगजीवन अपने दोनों जवान बेटी मोहित और भानु के साथ रहता था। जगजीवन का गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहां वो तरह तरह के पकवान बनाकर बेचा करता था और उसे देख देख कर उसके दोनों बेटे भी वो सब सीखते। कुछ सालों बाद जगजीवन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आज तक मोहित और भानु ही वो ढाबा चला रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। इतना बेहतरीन और लाजवाब खाना मिलता है आपके यहाँ पर। सच में आप दोनों बिल्कुल अपने पिता जगजीवन काका की तरह ही खाना बनाते हो। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। मोहित और भानु दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन भानु को सब कुछ अकेले के नाम पर चाहिए होता है। जहाँ मोहित का मन एकदम पानी की तरह साफ होता है, वहीं भानु के मन में बहुत मैल और जलन होती है। कब तक मैं इस मोहित के साथ ये ढाबा, घर और बाकी सब कुछ बांटता रहूंगा? नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, जिसके बाद ये ढाबा, घर और बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं? ये सब संभव कैसे हो पाएगा? भानु अब मोहित को हटाने के लिए योजना बनाने लगता है और एक दिन वो मोहित के बनाए हुए खाने में कंकड़ मिला देता है और ग्राहक वो डिश खाकर बीमार पड़ जाता है। जिसके बाद उस ग्राहक की बीवी आकर मोहित को खूब मारती है। ये ले, ये भी ले, तेरी वजह से मेरे पति का ये हाल हुआ है। तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले। लेकिन बहन जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो खाना सही से बनाया था। उल्टा मैं तो खाने को कई बार देख परख के परोसता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। भानु भैया, आप बताइए ना इन्हें। चुप रहो तुम मोहित। तुम इतने लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? ये ढाबा कितने सालों से हमारे बाबूजी ने चलाया है और अब इसकी इज्जत हमारे हाथों में है। उसी को तुम अपनी लापरवाही के चलते मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो। उस ग्राहक को तुम्ही ने तो खाना परोसा था ना, जिसमें कंकड़ थे। क्या? लेकिन भानु भैया। अरे चुप हो जा तू, वरना एक लापड़ लगाऊंगी तो 7 समुंदर पार जाकर गिरेगा। चल, अब तू इस गांव में नहीं रहेगा, निकल यहाँ से। तेरा भैया ही ये ढाबा संभालेगा अभी, क्योंकि तेरे भैया और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए। मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बहुत बारीकी से ध्यान देकर खाना बनाता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए बहन जी। मैंने कहा निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे मार मार कर लाल पीला नीला करके इस गांव से बाहर निकालूंगी, समझा तू? मोहित को ना चाहते हुए भी उस गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। वो दूसरे गांव जाकर रहने लगता है और बड़ी कठिनाई के साथ जीने लगता है। वहीं वो सब कुछ भानु का हो जाता है और अकेले वो सबका मालिक बनकर बहुत खुश होता है। बेचारा मोहित, मेरा छोटा भाई। अब मैं अकेले इस ढाबे को चलाऊंगा और सारा पैसा मेरा होगा, सारी तारीफ मेरी होगी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मुझे कुछ भी किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। यहाँ भानु ये चाल चलकर बहुत खुश होता है, तो वहीं वहाँ पर मोहित के लिए जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। वो जगह जगह जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने को आए हैं। मैं अब बिना पैसों के कैसे रहूंगा? मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही कहीं भी। मोहित बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो थक हार कर यूं ही चुप नहीं बैठता। वो फिर भी नौकरी ढूंढना जारी रखता है और कुछ दिनों बाद उसे एक कपड़ा मिल में नौकरी मिल जाती है। भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे साथ सही हुआ या गलत, अब मैं ये सब नहीं सोचने वाला। वो मेरा अतीत था और अब मैं उसे पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा और अब एक नई शुरुआत करूंगा। मोहित अब उस मिल में काम करने लगता है और महीने भर में अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। वहीं भानु भी गांव में अकेले ढाबे को चलाते हुए ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, लेकिन उसके खाने के स्वाद में वो बात नहीं होती जो कि मोहित के खाने के स्वाद में थी। इसीलिए ग्राहक उससे कहते हैं, भानु भाई, आपके हाथ के राजमा चावल से बढ़िया तो मोहित भाई के हाथ के थे। मानता हूँ कि उनसे गलती हुई और इसीलिए उन्हें गांव से निकाला गया,
लेकिन वो वाकई में एक बहुत ही अच्छे आदमी थे और खाना भी बहुत मजेदार और लाजवाब बनाते थे। उनके हाथों में एक अलग सा ही जादू था। ओ बुड़वक, अगर तुझे चुपचाप खाना खाना है तो खा, लेकिन अगर यहाँ बैठकर उस मोहित के नाम की माला जपते हुए उसके गुणगान गाने हैं तो तू यहाँ से निकल जा। मैं तुझे बोल दे रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं खाना मुझे यहाँ का खाना। अब आपके हाथ का खाना बना काफी बेस्वाद है। रखो ये फीकी दाल और ये कच्चे पराठे अपने पास ही। हाँ। वो ग्राहक थाली वहीं रख कर चला जाता है और ये देखकर भानु को बहुत गुस्सा आता है। तेरी तो पता नहीं क्या डालता था वो मोहित अपने खाने में, जो हर कोई उसके जाने के बाद भी उसकी तारीफ के पुल बांधता है। नहीं, मैं भी अपने खाना बनाने के अंदाज को बदलूंगा और अच्छे से अच्छा खाना बनाऊंगा, जिसके बाद ग्राहक मेरी भी बार बार की तारीफ करेंगे। हाँ। मोहित कुछ महीनों तक उस मिल में काम करके पैसे इकट्ठा और अपना एक ढाबा खोलता है। मैंने मिल में नौकरी की ही इसीलिए थी ताकि मैं पैसे जोड़ सकूं और अपना एक ढाबा बना सकूं। बाबूजी, आप तो जानते ही हो ना, ऊपर से आप देख ही रहे हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही मैं वैसा कुछ कर सकता हूं। लेकिन फिर भी मुझे उस झूठे इल्जाम में फंसाया गया और गांव से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैं अब इस ढाबे से अपनी नई पहचान बनाऊंगा और आपके सिखाए गए सारे पदार्थों को बनाकर बेचूंगा। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा बाबूजी। मोहित का ढाबा उस गांव में चंद दिनों में ही बहुत तेजी से चल पड़ता है। ग्राहकों को उसके हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और सभी बड़े चाव से खाते हैं और भर भर के मोहित की प्रशंसा करते हैं। ओए होए होए, ओ मोहित परा, इतने स्वादिष्ट और शानदार छोले भटूरे बनाए हैं तूने कि मैनू की दस्सा तैनू। ओए, तूने तो हमारा दिल खुश कर देता। ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा। धन्यवाद मनप्रीत भाई, ये लो तुम्हारी लस्सी एकदम पंजाबी स्टाइल में बनाई है, पीकर दिन बन जाएगा। ओए सच में यारा, तेरे हाथ में साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है, इसीलिए तू इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस बना लेता है। हाँ मनप्रीत भाई, शायद मुझे भी यही लगता है। सारी की सारी मां अन्नपूर्णा मैया की ही कृपा दृष्टि है। मोहित का ढाबा उस गांव में बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और अब उसके ढाबे पर दिन रात ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहने लगती है। एक दिन भानु उस गांव में कुछ सामान खरीदने जाता है। तभी उसे मोहित की बढ़ती तरक्की के बारे में पता चलता है, जिससे भानु की जलन और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये मोहित, ये इस गांव में आकर इसने अपना ढाबा खोल लिया। इसकी तो किस्मत ही चमक गई और वहाँ मैंने इसे धोखे से निकाला और मेरी किस्मत फूट गई। नहीं, मैं पीछे और मोहित आगे, ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं मोहित को आगे जाने ही नहीं दूंगा, वो मुझसे आगे जाने के लिए बना ही नहीं है। मोहित, अब तू देख कैसे मैं तेरी तरक्की के रास्ते का रोड़ा बनता हूँ। भानु अब भेष बदलकर एक बाबा बनता है और मोहित के ढाबे पर जाता है और उसे प्रसाद देता है। अरे बाबूजी आप? हाँ बेटा, ये ले प्रसाद खा, माता रानी तेरा भला करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। बेवकूफ कहीं का, इसे तो खबर भी नहीं है कि इस प्रसाद में मैंने एक ऐसी दवाई मिलाई है जिससे व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और जो कार्य वो रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा मात्रा में करता है वो उस कार्य को भूल जाता है। भानु वहाँ से चला जाता है। उस मिलावटी प्रसाद का असर अब मोहित पर होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे में कचौरियां बनाने जाता है, तभी उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बनाए। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कचौरियां बनाना कैसे भूल सकता हूँ? मेरे सर में अचानक ये दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मोहित धीरे धीरे अब सब कुछ भूलने लगता है और वो अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अब कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या और कैसे बनाए। इसीलिए अपने जीवन से थक हार कर वो उस गांव के तालाब के पास जाकर जान देने जाता है। लेकिन तभी वहाँ तालाब में से जल देवता बाहर निकलते हैं और वो उसे रोकते हैं। रुक जाओ, आप कौन हो और इस तालाब में से कैसे बाहर निकले आप? मैं जल देवता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये गलत होने नहीं दे सकता।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और इस दुनिया में तुम जैसे इंसानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो। लेकिन जल देवता, मैं क्या करूं? जीकर कोई फायदा नहीं मेरा। मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब भूल चुका हूं जल देवता। मुझे सब बनाना आता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बना पाता। मैं ऐसे कैसे जी सकता हूं? खाना नहीं बनाऊंगा तो ढाबा कैसे चलेगा? तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये एक जादुई गरम मसाला है। इसे जब जब बर्तन में मिलाओगे और जिस पदार्थ का नाम लोगे, तब तब उस बर्तन में वो पदार्थ अपने आप तैयार हो जाएगा। क्या? सच में? हाँ, इसी के साथ मैं तुम्हें जादुई वरदान भी दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें सब याद आ जाएगा। याद आने के बाद भी तुम जादुई गरम मसाले का इस्तेमाल करके अपने काम को आसानी से कर सकोगे और पैसे कमाकर ऐश और आराम से जी पाओगे। मोहित जल देवता द्वारा दिए गए उस जादुई गरम मसाले का इस्तेमाल करके अब ढाबे में खाना बेचने लगता है और फिर से उसकी खूब तरक्की होने लगती है। जब ये बात भानु को पता चलती है, तभी भानु फिर से मोहित के ढाबे में बाधा डालने आता है, लेकिन तभी मोहित उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने कि आप ही मेरा बुरा चाहोगे। मुझे सब पता चल गया है। मेरे पास जादुई वरदान है, उससे सब कुछ याद आ चुका है मुझे, और मैं अब समझ भी चुका हूँ कि आपने ही शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे साथ गलत किया है। क्या? ना, नहीं मोहित, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है भैया, और मैं अब आपको सजा दिलाकर रहूंगा। मोहित भानु को पकड़कर रखता है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है, जो भानु को गिरफ्तार करके ले जाती है। और फिर मोहित जादुई गरम मसाले के जरिए आराम से खाना तैयार करके लोगों को देता है और खूब नाम और पैसा कमाता है। एक गांव में दीपक नामक एक गरीब आदमी अपनी मोटी बीवी मोहिनी के साथ रहता था। मोहिनी एक अमीर घराने से थी, इसीलिए वो दिन रात हर घंटे कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी। एक दिन की बात है। आ गए आप? कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था मोहिनी, मील में आग लगते लगते रह गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है, आप जिंदा और सही सलामत होकर घर लौटे हो, वरना अभी इसी समय मुझे छोले समोसे और मटर की कचौरियाँ कौन ला कर देता। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? मैं तुम्हें इस समय ये सब कैसे ला कर दे सकता हूँ? मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ आज के सारे काम खत्म करके। अरे जाओ जी, आप तो मुझसे अभी प्यार ही नहीं करते हो। आपको तो मेरे मन की कुछ पड़ी ही नहीं है। लानत है आप पर। एक पति होने के नाते आप मेरी पसंदीदा खाने की चीज भी नहीं लेकर आते हो। अरे नौलखा हार या हीरे की अंगूठी थोड़ी मांगी है मैंने, केवल खाने के लिए ही तो मांगा है। हे भगवान, ठीक है लाता हूँ। पति घर पर आया है तो पहले उसका पेट भरा है या नहीं वो नहीं पूछेगी मेरी लुगाई, लेकिन पहले अपने पेट का इंतजाम करेगी। कैसा नसीब है मेरा। मैं भी ना, सच में। दीपक देर रात को भागते भागते गांव के मिष्ठान भंडार के पास जाता है और मोहिनी के लिए छोले समोसे और मटर की कचौरियां लेकर आता है। मोहिनी यूं ही दिन रात कुछ ना कुछ ठूसती रहती है। उसका मुंह कभी रुकता ही नहीं है, जिस कारण वो हद से ज्यादा मोटी होने लगती है। मोहिनी, खाना दो। कहाँ है खाना? जी आप एक काम करिए, आज आप मंदिर में जाकर वहाँ का हलवा पूड़ी वाला प्रसाद हिला दीजिए मुझे, जो ब्राह्मण जी गरीबों में बांटते हैं ना, वो वाला। लेकिन क्यों मोहिनी, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। वो दरअसल जी वो सारा खाना खत्म हो चुका है। क्या? ऐसे कैसे खत्म हो गया? आज तो तुमने बहुत सारा खाना बनाया था मोहिनी। कोई मेहमान आया था क्या घर पर, उस कारण खत्म हो गया क्या? नहीं, वो मैंने ही सारा खाना खा लिया। क्या? जी देखिए, हजम भी हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सारा खाना खा लिया। हे भगवान, अरे तुम मिट्टी से बनी हो क्या मोहिनी? ऐसा भी कोई करता है क्या? कम से कम 4 निवाले तो बचा लेती मेरे लिए। इतनी भुक्कड़ कैसे हो सकती हो तुम? जी मुझे माफ कर दीजिए ना, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी, आपकी सौ।
बेचारे दीपक को उस दिन मंदिर में जाकर प्रसाद खाकर ही अपना पेट भरना पड़ता है। फिर एक दिन जब दीपक देर रात घर आता है, तभी वो देखता है कि मोहिनी अकेले ही खटिया पर पैर फैलाकर सो चुकी है और जोरों से खर्राटे मार रही है। हे भगवान, इस मोहिनी ने तो सच में एक प्रकार से मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया है। अब मुझे नीचे सोना पड़ेगा। खाना खाकर मोटी होती जा रही है, खटिया भी कम पड़ने लगी है इसे तो अब। दीपक अब नीचे फर्श पर चटाई बिछाकर सो जाता है, लेकिन रात में अचानक से मोहिनी नींद में करवट बदलती है और धड़ाम से सीधे दीपक के ऊपर गिर पड़ती है, जिससे दीपक पापड़ की तरह चपटा हो जाता है और एकदम से चिल्ला पड़ता है। मर गया रे, मर गया। उठो मोहिनी उठो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हाय राम, माफ कर दीजिए दीपक जी, माफ कर दीजिए मुझे। अरे आज तो तुम मेरी जान ही ले लेती मोहिनी। कितनी मोटी हो चुकी हो तुम मोहिनी। अभी कह रहा हूँ कि मान जाओ मेरी बात, ज्यादा मत खाया करो वरना एक दिन तुम्हारा पेट फट जाएगा। अरे चुप रहो आप, कुछ भी बकवास बकते रहते हो। मेरा मुंह है, मेरा पेट है, मैं चाहे ये खाऊं वो खाऊं, थोड़ा खाऊं ज्यादा खाऊं, ना खाऊं या कुछ भी खाऊं, आपको क्या? तुम्हारा मुंह लगना ही बेकार है। जाओ सो जाओ, मैं बाहर बरामदे में सोने जा रहा हूँ। जी लेकिन। ना बाबा ना, मैं अपने मूल्यवान जीवन के साथ और कोई जोखिम नहीं उठा सकता मोहिनी। तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम किसी दिन मुझ पर गिरकर मुझे ही मार डालोगी। दीपक अपनी चटाई और रजाई लेकर बाहर बरामदे में सोने जाता है। फिर एक दिन जब दीपक सुबह का नाश्ता करके मील के लिए निकल रहा होता है, तभी मोहिनी उसे रोकती है। अरे दीपक जी रुक जाइए। क्या हुआ मोहिनी, यूं किसी जाते हुए व्यक्ति को पीछे से रोकते टोकते नहीं हैं? ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, इतनी बेवकूफ और अकल की अंधी हो सकती हो तुम। दीपक जी, मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन अब ध्यान में रखूंगी और आइंदा से आपको पीछे से बिल्कुल भी नहीं पुकारूंगी, वादा रहा। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? जी वो मुझे ना आज बाजार में जाना है, वो मेला लगा है और मेले में सारे खाने के पदार्थ एकदम सस्ते में मिलते हैं। मैं आज सब कुछ खाकर आऊंगी, इसीलिए मुझे अपनी साइकिल पर मेले तक छोड़ दीजिए ना। और हाँ, थोड़े बहुत पैसे भी देते तो अच्छा होता। तुम नहीं सुधरने वाली मोहिनी, पकड़ो इन पैसों को। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए भी मेले से थोड़े पकवान लेकर आऊंगी, फिर आप शाम को आओगे तो हम दोनों मिलकर फिर से उन पकवानों को खाएंगे। रहने दो, तुम मेरे लिए घर का खाना नहीं बचा पाती हो तो मेले से लाए हुए पकवान क्या खाक बचा पाओगी? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। छोड़ो ये सब, मुझे मील जाने के लिए देरी हो रही है। तुम्हें चौक तक छोड़ दूंगा, वहां से चली जाना। फिर थोड़ा चला भी करो, खाती हो और बस आराम करती हो। चलने से थोड़ी ही सही, लेकिन मोटी से पतली तो हो जाओगी। बदन देखा है तुम्हारा, गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है मोहिनी। हाँ हाँ, अब आप भी शुरू मत हो जाइए, चलिए। मोहिनी दीपक की बातों को हल्के में लेती है और वो उसकी साइकिल के पीछे बैठकर जाती है, लेकिन आधे रास्ते में ही साइकिल का टायर टूट जाता है और मोहिनी और दीपक आधे रास्ते में ही सड़क पर गिर जाते हैं और ये देखकर गांव वाले उन पर हंसने लगते हैं। अरे मोटी बीवी होगी तो पति का यही तो हाल होगा। बेचारा दीपक, वो इतना पतला और उसकी बीवी इतनी मोटी, क्या मेल है सच में। मानो हाथी और चींटी का मेल हो। सही कहा। चुप रहो तुम दोनों और जाओ यहाँ से। वो दोनों गांव वाले डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। हाय राम, मेरी कमर तो गई काम से। और मेरी सिर्फ कमर ही नहीं, पूरा का पूरा बदन ही गया काम से, और ये साइकिल भी। उठो अब, तुम बस नुकसान करने और दूसरों को परेशान करने के लिए ही बनी हो। दीपक मोहिनी को उठाने के लिए अपना हाथ देता है, लेकिन वो खींचने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर जाता है। ये मैं कहाँ फंस गया। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी के कारण मुझे इतनी तकलीफों को झेलना पड़ेगा। माफ कीजिए मुझे दीपक जी। मोहिनी जैसे तैसे 5 मिनट लगाकर उठती है। अब मैं गैराज में साइकिल को ठीक करवाने जा रहा हूँ। आज तुम्हारे कारण मुझे मील जाने के लिए देर हो गई। मेरे 1 घंटे के पैसे काट दिए जाएंगे अब।
कीजिएगा जी। अब मुझे क्या सपना आया था कि हम दोनों साइकिल से गिरने वाले हैं। मोहिनी, मेरी इस साइकिल के टायर तुम्हारे मोटापे के कारण ही तो टूटे हैं। तुम्हें पीछे बैठाकर साइकिल चलाना मतलब किसी भारी भरकम सामान को बैठाकर कहीं जाना। सच में मैं तो तुम्हें बार बार एक ही बात बोलकर परेशान हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें वो बात समझ नहीं आती। मोहिनी, ये सब तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन मोटे शरीर के कारण आगे चलकर बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है। अपने खाने पीने पर संयम रख, नियमित रूप से खाओ और अपने बदन को मोटे से पतला करो। जी वो मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि खाना मेरी जान है, मेरे जीने की वजह है। अगर कोई मेरे सामने खाना और आप दोनों लाकर रख दे और पूछे कि तुम खाना चाहोगी या पति, तो मैं खाने को ही चुनूंगी। खाने की इतनी अहमियत है मेरे जीवन में, और अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरे मुंह में पानी नहीं, पानी की बाढ़ आ रही है, बाढ़। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती मेले का खाना खाने के लिए। हाय, मैं तो आ रही हूँ मेरे प्यारे पदार्थों, आज तो तुम सब पर टूट पड़ूंगी। मोहिनी इतना कहकर वहां से चली जाती और दीपक अपना सर पकड़ लेता है। कुछ दिनों बाद अचानक से दीपक जिस मिल में काम करता है, वो मिल काफी नुकसान होने के कारण बंद पड़ जाती है और अब दीपक के पास कुछ काम नहीं होता। हाय राम, अब हम क्या करेंगे जी? अगर हमारे पास पैसे नहीं रहे तो हम खाएंगे क्या? इधर मेरी नौकरी जा चुकी है और तुम्हें अब भी बस खाने की ही पड़ी है, इंसान हो या शैतान। नहीं नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। जितनी भी जमा पूंजी थी मेरे पास, सब तुम्हारे खाने में बर्बाद हो गई है। अब तो मेरे पास कुछ जमा किए हुए पैसे भी नहीं बचे हैं। दीपक अब नई नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो अपने दोस्त से मिलता है और तभी यार केशव, तू जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल सकती है क्या? देखना पड़ेगा, शायद से नहीं मिलेगी, क्योंकि हाल फिलहाल में ही तो नए लोगों की भर्ती हुई है, इसीलिए। दीपक अब बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है। एक दिन जब मोहिनी गांव में यूं ही कहीं जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर जाती है जिसमें लिखा होता है, 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खाने पर आपको मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए। फूड ईटिंग चैलेंज। अरे वाह वाह वाह, ये तो काफी सुनहरा मौका लग रहा है। मैं इस फूड ईटिंग चैलेंज में भाग जरूर लूंगी। मोहिनी उस फूड ईटिंग चैलेंज में भाग लेकर 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खाकर 5 लाख रुपए का इनाम जीतती है। तो दोस्तों, सभी प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए इस चैलेंज को पूरा किया है मोहिनी जी ने, और आपको मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी वो 5 लाख रुपए घर जाकर दीपक के हाथ में थमाती है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर बार आपसे माफी मांगती हूँ जी, लेकिन आज सच में दिल से माफी मांग रही हूँ। मैंने हमेशा से आपको परेशान किया है अपने मोटापे के कारण, लेकिन आप सही कहते हो, मोटे शरीर से जीवन में आगे जाकर बीमारियां हो सकती है। इसलिए मैं अब नियमित रूप से ही खाना खाऊंगी, और ये 5 लाख रुपए जो मैंने चैलेंज में जीते हैं, इनसे अब हम दोनों एक नया व्यापार शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मोहिनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। तुम में आए इस परिवर्तन को देखकर मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। धन्यवाद मोहिनी। मोहिनी और दीपक दोनों अब नया व्यापार शुरू करते हैं और जीवन में भरपूर तरक्की करते हैं, और साथ ही नियमित रूप से खाना खाकर मोहिनी अपने मोटापे को भी कम करती है। इस प्रकार दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। सोमपुर नामक एक गांव में संजय कहकर एक प्रसिद्ध शहद वाला रहता था, जो गांव के बाजार में शहद बेचता था। उसका इस दुनिया में अपनी माँ वसुंधरा के अलावा और कोई नहीं था। सभी गांव वाले संजय के पास से ही शहद खरीदते थे। वाह वाह, क्या बात है! इतना लाजवाब शहद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कहीं नहीं खाया। दिल खुश हो गया वाकई में। मुझे 2 नहीं 4 बोतल चाहिए। मैं 4 बोतल खरीदूंगा। अरे हाँ संजय भाई साहब, आपके यहाँ का शहद बहुत ही ताज़ा और फायदेमंद होता है। दाम में भी मस्त और स्वाद में भी मस्त। मैं तो अब यहीं से शहद खरीदा करूँगी।
मुझे 3 बोतल दीजिए। जी भाई साहब जी, जी बहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपको शहद देता हूँ। संजय की माँ को अपने बेटे की बढ़ती तरक्की देखकर खुशी होती है। एक दिन वसुंधरा उसके लिए उसकी पसंद की खीर बनाती है। ये ले मुन्ना, तेरी पसंद की खीर बनाई है आज मैंने। अरे वाह माँ, मेरे लिए खीर। आज कोई तीज त्योहार है क्या? नहीं नहीं मुन्ना, अब तू दिन रात इतनी मेहनत करता है और इतनी तरक्की कर रहा है, इसीलिए तेरे लिए मैंने तेरी पसंद की ये खीर बनाई है। तुझे और तेरे काम को किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ माँ, जो मुझे आप जैसी माँ मिली हैं। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखती हो। आज मैं इतना सफल हूँ तो ये सब आपके ही कारण हो पाया है। आप ही की दुआओं का असर है। अरे तेरी मेहनत, उसका भी तो असर है ना। हाँ माँ, वो तो है ही, लेकिन इस पूरे संसार में एक माँ की दुआओं से बड़ी ताकत और कोई नहीं होती। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही मुन्ना। संजय हर सुबह जाकर मधुमक्खी के छत्ते के पेड़ के नीचे आग जलाता है और फिर अच्छे से उस छत्ते से शहद निकालता है और बाजार में बेचने जाता है। एक दिन वो किसी काम के चलते शहर जाता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि शहर में लोग मिलावट करके शहद बेच रहे हैं और ये देखकर उसे भी मिलावट करने का ख्याल आता है और उसके मन में भी लालच जाग उठता है। ये सारे शहरी शहद वाले गुड़ और आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाकर शहद बना रहे हैं और एक मैं हूँ जो ईमानदारी के चक्कर में ज्यादा निवेश और ज्यादा मेहनत करके थोड़े ही पैसे कमा पाता हूँ। नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब मैं भी मिलावट करके शहद बेचूंगा और कम मेहनत और कम निवेश में ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। संजय अब शहर से आर्टिफिशियल स्वीटनर खरीद कर गाँव में जाकर गुड़ और आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाकर शहद बनाता है और जहाँ ओरिजिनल शहद से वो 5 बोतल भरता है, अब वो मिलावटी शहद से 5 की जगह 10 बोतलें भरता है और उसी मिलावटी शहद को बाजार में बेचने लगता है। शहद ले लो शहद, मीठा मीठा ताजा ताजा शहद, स्वाद में मस्त और दाम में एकदम जबरदस्त। ऐसा शहद आपको पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। शहद ले लो शहद। संजय अब मिलावटी शहद बेचकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे रोज सुबह उठकर घंटों तक छत्ते से शहद नहीं निकालना पड़ता है। उसी दौरान गांव में एक नया शहद वाला आता है, जिसका नाम भैरव होता है। भैरव बहुत ईमानदार और नेक स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। अच्छा, तो ये है वो नया शहद वाला। खैर, इस गांव में मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो पहले से ही एक मशहूर शहद वाला हूँ और मेरे शहद से अच्छा शहद किसी का भी नहीं है। बेवकूफ गांव वाले, इन्हें तो इस बात की खबर भी नहीं है कि मैं अब पहले जैसा ओरिजिनल शहद नहीं बेचता हूँ। मैं अब मिलावटी शहद बेचता हूँ। भैरव ओरिजिनल और शुद्ध शहद बेचता है। वहीं लोगों को अब संजय के मिलावट वाले शहद का स्वाद पसंद नहीं आता है, जिस कारण वो सब भैरव के पास से ही शहद लेने जाते हैं। वाह भैरव भाई, तुम्हारे यहाँ का शहद ही अच्छा है। अब वो संजय पहले जैसा शहद नहीं देता है। अरे हाँ हाँ भैरव भाई साहब, आपका शहद तो वाकई में ताजा, मीठा और एकदम सेहतमंद लग रहा है। संजय भाई के शहद में पहले जैसी बात नहीं रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। एक दिन वसुंधरा संजय को शहद में मिलावट करते हुए देख लेती है और वो उस दृश्य को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। मुन्ना, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू ये शहद में मिलावट कर रहा है। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तू ये हरकत कर सकता है। वो माँ, दरअसल क्या मुन्ना, तू चुप रह। इसीलिए तू पहले जैसे मेरे सामने शहद को बोतलों में भरता नहीं है और इस कमरे में आकर छुप छुप कर गुड़ और ये मिलावट वाले स्वीटनर से मिलावट करता है और शहद तैयार करता है। हाँ, तो उसमें क्या बुराई है माँ? शहर में सभी लोग इसी प्रकार का शहद बेचते हैं। कम निवेश और कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है मुझे। कब तक मैं ईमानदार बनकर रहूंगा? मुझे अपने आप के लिए थोड़ा तो स्वार्थी होना ही पड़ेगा ना, तभी तो मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। नहीं मुन्ना, ये तू जो कुछ भी कर रहा है ये सरासर गलत है। तू इतना लालची हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था मुन्ना। अभी भी समय है, ये मिलावट वाला शहद बेचना बंद कर
और पहले जैसे छत्ते से शहद ला, बिना मिलावट का शहद बेच, वरना ग्राहक तेरे पास आना बंद कर देंगे। आप घबराइए मत माँ, आप बस उस दिन का इंतजार कीजिए जब आपका मुन्ना इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा और मेरी एक शहद की फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री, हाँ। संजय वसुंधरा की बात नहीं सुनता और अपनी ही मनमानी करता रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है और सब उसके यहाँ बिकने वाले शहद की बुराई करने लगते हैं और इस कारण संजय को अब भैरव पर खूब जलन होने लगती है। इस भैरव के कारण मेरे ठेले पर अब कोई भी शहद खरीदने नहीं आ रहा है। ये शुद्ध शहद बेच रहा है, इसीलिए। अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था मुन्ना कि लालच मत कर और शुद्ध शहद बेच, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगत। लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जो स्वाद में फर्क ही ना पता लगा सके। अरे लोग तो वही शहद खरीदेंगे ना जो साफ और शुद्ध हो, जिसका स्वाद एकदम पक्का हो। भैरव की कोई गलती नहीं, तू भी एक वक्त पर उसी की तरह ईमानदारी से शहद बेचा करता था, लेकिन तेरे लालच और स्वार्थ के कारण तू आज इस जगह पर है, अकेला और हारा हुआ। संजय वसुंधरा की बातों पर इतना गौर नहीं फरमाता है और अब वो भैरव को अपने रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगता है और वो अपना ठेला लगाना बंद कर देता है और एक दिन भेष बदलकर भैरव के पास जाता है और उसके शहर की दुकान के बाहर जाकर बोलता है, भाई साहब, मुझे कुछ काम होगा तो दे दो ना भाई साहब। मेरी बीवी और बूढ़ी माँ भूखे हैं, हम बहुत कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं, हमारी मदद करो भाई साहब, हमारी मदद करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो, तुम्हें बस जंगल से शहद लाना होगा, वो भी रोजाना। ला पाओगे? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, जरूर लाऊंगा। आप बस मुझे ये नौकरी दे दीजिए, पैसे कम दोगे तो भी चलेगा, लेकिन बस आप मुझे काम दे दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम दे दीजिए। देखो, तुम विनती मत करो और ना ही तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो। मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ और साथ ही मैं तुम्हें महीने भर के अच्छे खासे पैसे दूंगा। बस तुम अच्छे से अपना काम करना। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपना काम और जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। ठीक है भाई साहब, मैं आपको रोज शहद लाकर दूंगा और आपकी दुकान पर काम करूंगा। धन्यवाद भाई साहब, ईश्वर आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। संजय अब रोजाना भैरव को शहद देने का काम शुरू कर देता है और पहले दिन ही वो मिलावट वाला शहद भरता है। नालायक कहीं का, खुद को बहुत होशियार समझता है तू भैरव। अब देख कैसे तुझे अपने रास्ते से इस गांव से बाहर निकलवाता हूँ। बस अब बहुत हुआ। अब ये मिलावट वाला शहद जब तेरे ग्राहक भी खाएंगे तभी तो वो तेरे शहद को नापसंद करेंगे और फिर तुझे अपनी दुकान खाली करनी होगी और ये गांव छोड़कर जाना होगा। संजय अब रोजाना भैरव को मिलावट वाला शहद ही दिया करता। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और संजय ये देखकर चौंक जाता है कि अभी तक एक भी ग्राहक ने स्वाद के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन किसी भी ग्राहक ने शिकायत नहीं की है कि उसके शहद में बदलाव महसूस हो रहा है। अभी तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। संजय को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है, इसीलिए अब वो शहद में और ज्यादा मिलावट करने लगता है ताकि ग्राहकों को स्वाद में बदलाव महसूस हो। लेकिन अगले 10 दिन गुजर जाते हैं और तब तक एक भी ग्राहक को कोई शिकायत नहीं मिलती। ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। आखिर गांव वालों को मिलावटी शहद से कोई फर्क क्यों नहीं महसूस हो रहा है? मैंने तो इतनी मेहनत से मिलावट की है ताकि ये भैरव, अरे बाप रे भैरव, मेरा मतलब भाई साहब, आप। आवाज बदलने की कोई जरूरत नहीं है संजय, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मुझे अब पता चल चुकी है। क्या? हाँ संजय, ये देखो, ये तस्वीरें। भैरव संजय को कुछ तस्वीरें दिखाता है जिनमें संजय शहद में मिलावट कर रहा होता है और वो सारी तस्वीरें देखकर संजय एकदम से भौचक्का रह जाता है और उसके पसीने ही छूटने लगते हैं। ये वो
मुझे अब सब समझ आ चुका है। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि तुम संजय हो और तुम भेष बदल कर मेरे यहाँ काम करने आए हो ताकि तुम मुझे लोगों की नजरों में बुरा साबित करके मेरा पत्ता साफ कर सको। क्या? पहले दिन से तुम जो मिलावट वाला शहद लाते हो मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं अपनी मेहनत से सुबह सुबह जाकर पेड़ के मधुमक्खी छत्ते से शुद्ध और स्वच्छ शहद लाता हूँ और वही बेचता हूँ। क्या? इसीलिए ग्राहक ने कोई फरियाद नहीं की? मैंने तुम्हारी मिलावट करते समय वाली तस्वीरें खींच ली हैं और अब अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस के पास जाकर ये सब ना दिखाऊं तो तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम आज के बाद ईमानदारी से काम करोगे और कोई लालच नहीं करोगे। मामा मुझे माफ कर दो भैरव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद फिर से पहले जैसे ईमानदारी से और पूरी मेहनत और लगन से शहद बेचूंगा और कोई भी धोखेबाजी या फरेबी नहीं करूंगा। वादा रहा। लेकिन तुम ये तस्वीरें किसी को दिखाना मत। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। भैरव संजय को सुधरने का एक और मौका देता है और संजय वाकई में भैरव के खौफ के कारण ही सही लेकिन फिर से सुधर जाता है और शुद्ध शहद बेचने लगता है और दोनों गांव में शहद बेचकर खूब तरक्की करते हैं।